नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने अब अपना पूरा ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ही लगा दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार की जंग अब तेज हो चली है। इस पूरे इलाके में सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत लगा दी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इस इलाके में चुनाव पहले होना है, बल्कि इसलिए कि किसानों की नाराजगी का मुद्दा इस क्षेत्र में खास प्रभाव डाल सकता है। ये पूरा इलाका किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार यहां राह आसान नहीं होने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब भी बात आती है तो जाट और मुसलमानों की जरूर बात होती है, क्योंकि दोनों की आबादी यहां अच्छी खासी है। 27% मुसलमान यहां है तो वही 17% जाट है, यानी दोनों मिलकर ही लगभग 43% वोट होता है। जिसको इन दोनों के वोट मिले उनकी सीट यहां से निकल गई। यही वजह है कि सभी दल पश्चिम में डेरा जमा चुके हैं। हर रोज डोर टू डोर कैंपेन किए जा रहे हैं, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। आज भी बीजेपी कांग्रेस सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगे और चुनावी माहौल को भांपने की कोशिश करेंगे। सवाल उठ रहे हैं कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्या करेगी। क्या अखिलेश का जाट मुसलमान फैक्टर चलेगा या फिर बीजेपी का 80 बनाम 20 का दाव चलेगा? तमाम बड़े सवाल हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे जिनसे हम ये तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुसलमान किसके साथ हैं। क्योंकि अगर हम जातीय समीकरणों की बात करें तो 2017 में भी और 2019 में भी जाट का जो वोट था वो पूर्ण रूप से भाजपा को मिलता हुआ दिखाई दिया था, जिसकी वजह से काफी अच्छी खासी सीट जो है वो भाजपा के पास गई। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ किसान आंदोलन। जी हां, और इस आंदोलन ने जो नाराजगी दिखाई गई वो नाराजगी कहीं ना कहीं भाजपा को परेशान कर सकती है और ये नाराजगी सेंधमारी कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं को खुले तौर पर आमंत्रण किया, यह न्योता दिया कि आप आए और बैठे हमसे बात करें। जो नाराजगी है हम उन तमाम नाराजगियों को सुनेंगे और नाराजगियों को दूर करेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में जब चुनाव नजदीक है तो हम साथ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जयंत चौधरी ने भी एक बयान दे दिया कि मैं चवन्नी नहीं हूं कि जब चाहूं तब पलट जाऊं। ये तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, तमाम निशानेबाजी हो रही है, शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना यही है कि जो रणनीति लगातार बनाई जा रही है अलग अलग पार्टियों द्वारा, अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा, वो कितनी कामयाब हो सकती है। क्योंकि जिसके साथ जाट होगी उसी की ठाठ होगी, ये एक बात कही जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में जाट वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स किसके साथ हैं। 80 बनाम 20 का जो ये वादा है, जो ये बयान है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं जब केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा तो उन्होंने कहा कि अब लड़ाई 85-15 की होगी। लेकिन आखिर 80-20 क्या है? क्या 20 अब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा? क्या 100% जो वोटर्स हैं वो किसकी तरफ जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। इन तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे हमारे साथ थोड़ी ही देर में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये सियासी समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, इसको साधने में कौन होगा पास और कौन होगा फेल। थोड़ी ही देर में यह चर्चा होगी शुरू। लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दे कि आज तमाम जो बड़े चेहरे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, आज सभी बड़े नेता जो हैं आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। गृह मंत्री अमित शाह खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की जा रही है। लोगों से यह अपील की जा रही है कि विकल्प एक ही है, वो है भाजपा। तो वही दूसरी ओर समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा के तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर भी विपक्ष कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसका फायदा भाजपा को पहुंचा था। और उसी तमाम मुद्दों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है।
तो तमाम बड़े सवाल हैं और इन तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। थोड़ी ही देर में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हालांकि हम बात करें तो बीजेपी ने पिछली बार 17 सीटों पर कैंडिडेट्स जो उतारे थे। आरएलडी ने 9 और एसपी ने 3, बसपा ने 10 और कांग्रेस ने कुछ खास नहीं सीटों पर जोर दिया। माफ कीजिएगा, ये इस वक्त की जो कैंडिडेट है वो फिलहाल यहाँ पर वहां पर उतारे गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अब पूर्ण रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की और जाट कैंडिडेट्स जो है वहां पर खड़ा किए हैं। लगभग 40, 45, 50 सीटें हैं वहां पर और इन 45 सीटों में से पूरी कोशिश ये है कि अधिक से अधिक सीटें जो है वो भाजपा अपने खेमे में जोड़ ले। तो वही दूसरी ओर सपा और आरएलडी गठबंधन भी यही चाह रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पर जहां पर वर्चस्व जाटों का है वहां पर हम अपनी पकड़ जो है वो मजबूत कर सके। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर जाट समुदाय मुसलमान खुश किससे हैं? आखिर भाजपा ने जो कार्य किया क्या उससे खुश है? क्योंकि किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर हो सकता है जिसके वजह से भाजपा को नुकसान पहुंच सकता है और किसान आंदोलन के जरिए ही विपक्ष जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और उनसे तमाम सवालों के जवाब लेंगे और डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ऐड शहबाज जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रोहित अग्रवाल जो कि आरएलडी का पक्ष रखेंगे, जैनेन्द्र अर्कवंशी जो कि सुभाषपा से जुड़े हुए हैं और कृष्ण मोहन पांडे जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। लेकिन शुरुआत कृष्ण मोहन पांडे जी आपसे। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहावत है कि जिसके साथ जाट उसी की ठाट। क्या लगता है इस बार जाट समुदाय मुसलमान आपके साथ हैं? देखिए, और क्यों है? भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही सर्वधर्म समभाव और सारे समाज के साथ को साथ लेके साथ चलने का काम करती है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास की परिपाटी पे भारतीय जनता पार्टी चलने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही अंत्योदय की परिपाटी, अंतिम व्यक्ति के उदय की परिकल्पना को लेकर अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाती है। जाट समुदाय उसी का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही जाट समुदाय को अग्रणीय मानती है, क्योंकि जाट समुदाय धर्म, संस्कृति, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना अग्रणीय योगदान दिया है। ऐसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र के विकास के, प्रदेश के विकास की बात आती है तो जाट समुदाय कभी भी उससे पीछे नहीं रह सकता है। और उत्तर प्रदेश के विकास में यदि उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो उत्तर प्रदेश की जनता और खास तौर से जाट समुदाय ठीक तरह से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी उसका बेहतर तरीके से विकास कर सकती है और उस विकास में विशेष योगदान किसी का हो सकता है तो उत्तर पश्चिम में जाट समुदाय का है और जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ठीक है, जाट समुदाय भाजपा के साथ खड़ा है। रोहित भाई, आपने तो सपा के साथ गठबंधन कर लिया, नाराजगी देखी जा रही है, लेकिन जब अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं तो आखिर वो लोग कौन है जो अमित शाह के ऊपर साफा पहना रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं? देखिए, अगर वो लोग कौन है मैं बताऊंगा तो बुरा लग जाएगा कृष्ण मोहन पांडे जी को। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल तो बताइए। अच्छा, तो फिर सुन लीजिए। वो एक कृष्णपाल सिंह जी हैं वहां पे, जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनको 1 वोट मिला था और 93 वोट मिले थे हमारे कैंडिडेट को जो अध्यक्ष बना था ब्लॉक प्रमुख का। और बाकी बचे हुए इनके नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है जो छोटे मोटे वहां पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हैं, जिन्होंने अपना ठेका पट्टा लिया है, तो वो मजबूरन उनको आना पड़ा। जब अमित शाह जी ने हड़काना शुरू किया इनको कि भाई क्या कर रहे हो, कोई भी आ नहीं रहा हमसे मिलने, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से बटोर के अपने नेताओं को आसपास के मंडलों से बटोर के। अरे भाई कृष्ण मोहन पांडे जी, मतलब आप तो मतलब भाई हैं अपने, तो हम सोचते हैं कि शायद सुन लें। मतलब मुझे पता है दर्द हो रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ये काम अगर कुछ कर लिया होता, किसानों को रुलाया ना होता, किसानों पे लठ ना चलाया होता, है ना, जो आवारा पशुओं को छोड़ रखा था उनकी व्यवस्था। एक बात आपको रोकना चाहूंगा, वो आवारा पशु नहीं है। आवारा पशु आपके लिए हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कृष्ण मोहन पांडे के लिए वो गोधन है, वो गोधन है। वो ठीक है पांडे जी, उन गोधन के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर ली होती। नहीं सचिन भाई, मैं हैंडल कर लूंगा इन्हें। हाँ जी, हमारे भाई हैं ये, तो हम लोग आपस में कर लेंगे, मिला अच्छा हो जाएगा। तो उन गोधन के लिए अगर खाने पीने की व्यवस्था कर ली होती तो जो स्थिति हुई थी उन गोधन की, हम सबने देखा था, भूख से जो तड़प के वो मरे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वो श्राप जो गोधन ने दिया है आपको, वही श्राप आज लग रहा है कि आपको डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ रहा है, लेट के मतदाताओं के पैरों में गिरना पड़ रहा है, उसके बाद भी कोई आपके साथ खड़े होने वाला नहीं है, गांव में प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हो,
कुर्ता पहन के जा रहे हो, बिना कुर्ते के वापस आ रहे हो, तो मुझे लगता है अगर 5 साल में चिंता कर ली होती, और जो आज आपको जातिगत स्थिति पे उतरना पड़ा, एक्सपोज होना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी कहती थी सबका साथ सबका विकास, अब कहते हैं 80-20 की राजनीति, अब कहते हैं साहब जाटों की हम समागम करेंगे। आप सोचिए, चुनाव देखते ही इनको जाट याद आने लग गए। लेकिन जब 700 किसान मरे थे, जिसमें ज्यादातर जाट समुदाय से थे, तब इनको नहीं याद आ रहे थे। तब तो ये कह रहे थे कि नहीं जी, कृषि कानून हम किसानों के हक में लाए हैं। तब इनको नहीं याद आ रहे थे जब इनके गृह राज्य मंत्री के बेटे टेनी किसानों को कुचलने का काम कर रहे थे। तब इनको नहीं याद आ रहे थे जब राकेश टिकैत, एक जाट का बेटा, वहां पे आंसुओं से रो रहा था। आज इनको जाट याद आने लगे जब वोट की मार की बारी आई। अगर 5 साल कुछ कर लिया होता ना, तो आज इतनी बुरी स्थिति ना होती कि अपने पोस्टर बॉय को उतार के डोर टू डोर घुमाना पड़ता। इतनी बुरी स्थिति ना होती कि उल्टा हल पकड़ के वहां पे लेना पड़ता। अब स्थिति यह है कि वहां पे अमित शाह जी को जो हल दिया गया, उल्टा पकड़ा दिया गया। मतलब इनको यही नहीं पता कि हल कैसे पकड़ा जाता है, हल कैसे चलता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इनका क्या सरोकार है खेती किसानी मतलब से। खौफ है और डर का माहौल है किसानों की वजह से। इस बार काम ही नहीं किया, 5 साल काम ही नहीं किया, 5 साल काम नहीं किया, तो जनता हिसाब मांग रही, तो ये कह रहे हैं जब हिंदू मुसलमान बन जाओ तुरंत। बिल्कुल, देखिए जनता का हक है, जनता का हक है, जनता हिसाब मांगेगी और जवाब देना होगा आपको। शहबाज जी, हिसाब किताब में कुछ है नहीं, ठीक है, हिंदू मुसलमान में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। शहबाज जी, एक तरफ लगातार सपा, बसपा, भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों से उतर चुकी है, मजबूती के साथ वहां पर लगातार लोगों को लुभाने में लगी हुई है। कांग्रेस का एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिस्ट सामने आ गई। लग ही नहीं रहा कि कांग्रेस चाहती है कि जाट वोटर्स उन्हें सपोर्ट करें। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की इस टाइम पर हवा चल रही है। जिस टाइप से आप कांग्रेस का प्रियंका गांधी जी द्वारा जो मैनिफेस्टो दिया गया है, उसमें हमने कोई ध्रुवीकरण वाली राजनीति नहीं की है। समाज के हर तबके को हमने साधा है, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो। अगर आप हमारे मैनिफेस्टो को देखेंगे तो हमारे लिए, हर वर्ग के लिए हमने कुछ न कुछ सोचकर रखा हुआ है। तो जो ये इस बार की राजनीति हो रही है, जाट लैंड में जाकर ध्रुवीकरण किया जा रहा है, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी धक्के खा रहे हैं गली गली में जाकर, वो कार्ड इनका नहीं चलने वाला है। और जब बात आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चल रही है, तो मैं इनको क्लियर तौर पर बता देना चाहता हूँ, हमारे जाट भाई जो, जिनके लिए एक दूसरा शब्द भी यूज किया जाता है कि किसान भाई भी होते हैं वो, और ज्यादातर किसान आंदोलन को जो लीड करने का काम किया था वो हमारे जाट भाइयों ने किया था। उस टाइम पर जाट कुचले जा रहे थे, जाट भाइयों के ऊपर, किसान भाइयों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, 700 किसान शहीद हो गए थे, पीले कृषि काले कानून के नाम पर उनको मारा जा रहा था, दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था। तब देश के बेटे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, उनको याद नहीं आई कि एक बार किसानों से मिल लिया जाए, एक बार जाटों से मिल लिया जाए। जब आज इनकी दुर्गति हो रही है तो गली गली घूम रहे हैं, पैरों पर पड़ रहे हैं, लेकिन जाट ही नहीं, समाज का हर वर्ग इनके खिलाफ है। इनकी दुर्गति होने वाली है, दलित समाज को ये रोएंगे, देखेंगे आपके किस तरीके से जनता ने इनको नकारा। नहीं, बिल्कुल, देखिए कौन रोएगा कौन हंसेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, जैनेंद्र जी, बिल्कुल, ठीक है, शाबाश, आता हूं मैं आपके पास। जैनेंद्र जी, देखिए ये कहा जा रहा है कि भाजपा ने एक प्रयास किया, अगर सेंधमारी होने की संभावना थी वहां पर, तो एक प्रयास किया गया, एक सकारात्मक अप्रोच करने की कोशिश की गई। अगर इतने बड़े नेता, अगर भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह अगर जाते हैं आपके क्षेत्र में जहां पर अगर नाराजगी है, वहां पर जाकर अपने अपोजिशन पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को बोलते हैं कि आप बैठिए, हमारे साथ मुलाकात कीजिए, नाराजगी हम दूर करेंगे, आखिर ये पहल सपा ने क्यों नहीं की? सपा से कौन सी पार्टी है और कौन सा वर्ग खुश है ये आप जानते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जो वहां पर दृश्य रहे, जो वहां पर हालात रहे, इससे आप रूबरू हैं, वहां के हालात को जानते हैं आप, तो आखिर सपा ने यह पहल क्यों नहीं की? जी, सपा के साथ पहले से ही जाट भी है, मुसलमान भी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय, वैश्य सभी जाति। 17 में क्यों नहीं था और 19 में क्यों नहीं था? 17 में क्यों नहीं था, 19 में क्यों नहीं था, और अभी अचानक से क्यों आ जाएंगे, बताइए आप। हाँ, बता देता हूँ जी। गृह मंत्री जी ने कहां से शुरुआत की थी? गृह मंत्री जी ने कैराना से शुरुआत की थी। उन्हें लगा कि जैसे पिछली बार किसानों को, जाटों को, मुसलमानों को उन्होंने आपस में डिवाइड कर दिया, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी किसान ही है और जाट भी किसान है। तो जब 2013 के दंगे हुए थे, तो 2013 के दंगे मुजफ्फरनगर में हुए, और अभी आपने कुछ 3-4 महीने पहले ही देखा
कि 77 मुकदमे वापस लिए गए मुजफ्फरनगर दंगों के, जिनमें इनके मंत्री, इनके एमएलए, एमपी सभी के नाम थे। और उसमें 77 मुकदमों के अंदर कम से कम 800 लोगों के नाम थे, वो मुकदमे वापस लिए गए। और क्यों लिए गए? क्योंकि सबको पता चल गया था कि भाई जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगे थे वो किसने कराए थे। आपने फिर देखा गृह मंत्री जी ने शुरुआत कहां की? कैराना की। कैराना क्यों की? क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है कि बागपत, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर कहीं और चले जाएं। दूसरी जगह कहां गए? वो ध्रुवीकरण करने के लिए मथुरा पहुंचे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे उसमें जाट और जो मुसलमान करना चाह रहे थे हमारे गृह मंत्री जी, तो वो कर नहीं पाए। और दूसरी बात है कि कैराना जो जगह है वहीं से 4 किलोमीटर दूर रिफ्यूजी कैंप है, जहां पे मुजफ्फरनगर दंगे के 50,000 विस्थापित लोग रहते हैं। और जो कैराना की ही जो 346 परिवारों की लिस्ट इनके सांसद हुकुम सिंह ने भेजी थी कि ये विस्थापित हो गए, उसमें से कई तो मृतक थे। कई लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेहतर भविष्य बच्चों के देखते हुए वो वहां से पलायन किए हैं, ना कि वो हिंदू और मुसलमान और उसकी वजह से उन्होंने पलायन किया है। यहाँ पे पोल अब खुल चुकी है, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान आपको याद होगा कि ये यहाँ पे मेरठ में और उसके आसपास के इलाकों में जब राकेश टिकैत जी 1-2 बार गए थे तो इन्होंने क्या कहा था कि जो मुसलमान है वो जाटों से अलग है। मतलब किसानों को भी इन्होंने मुसलमान और जाटों में ढालने की कोशिश की। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज के टाइम में ऐसा है कि कपड़े तो पहन के जाते हैं नए नए, तो होली की तरह फटे फटाए कपड़ों में बाहर आते हैं। होली खेली जा रही है अच्छी तरह से। वो तो लठमार होली भी शुरू होगी अभी बरसाने की तरह। कल बरसाना, बिल्कुल देखिए होली का रंग चढ़ेगा, होली का रंग चढ़ेगा क्योंकि होली भी नजदीक है। होली भी नजदीक है। जो पार्टी जीतेगी वो होली का जश्न भी बहुत अच्छे तरीके से मनाएगी। लेकिन पांडे जी देखिए, ये समीकरण, जाति समीकरण साधने की तो हर एक पार्टी कोशिश कर रही है। 2013 के बाद जो खबरें ये सामने आ रही थी कि जाट और मुसलमान जो अलग अलग हो गए हैं वो किसान आंदोलन से वापस से एक साथ आ गए हैं। और क्या अगर जाट और मुसलमान एक साथ है तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि जाट और मुसलमान जी, ये जो बार बार शब्द यूज किया जा रहा है, ये शुद्ध रूप से सपा और अन्य दलों को, वहां के लोगों को बांटने का काम करने के लिए ये बार बार ये शब्द भाई आपके गृह मंत्री गए समीकरण करने, हम लोगों ने नहीं किया। हमारे लिए 230 जाट नेताओं से आप मिले हैं। एक एक नागरिक भारतीय जनता पार्टी, अरे मतलब वहां पे जाट समागम करोगे, यहाँ पे अब मैंने आप लोग बोला तो बोला नहीं। मंत्री बना के पूरे प्रदेश में उनको, ये तो गलत बात है पंडित। मंत्री बना के पूरे प्रदेश में आप घुमाते हो। इन्होंने कहा कि हमारे रोहित भाई ने कहा कि डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं। आप नहीं जाएंगे क्या? आप नहीं जाएंगे? ये तो चुनाव आयोग 5 साल काम कर लिया होता तो दरवाजे नहीं जाना पड़ता सबको, और दरवाजे नहीं जाना पड़ता अगर 5 साल काम किया होता तो। डोर टू डोर जाना ये कभी भी सरकार को, अरे भैया 5 साल चले जाते डोर टू डोर, कोरोना काल में चले जाते डोर टू डोर, जब लोगों को मेडिसिन की जरूरत थी, जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब चले जाते डोर टू डोर। अब मैं भी बोले तो अब क्यों डोर टू डोर जा रहे हो? वोट मांगने डोर टू डोर जाओगे, जब जनता को जरूरत होगी तब आप डोर टू डोर नहीं जाओगे। ये तो गलत बात है ना। मैं भी बोलना शुरू करूंगा, फिर आप नहीं बोल पाएंगे। जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, बिल्कुल आपका हक है आपको बताने रोहित भाई, शहबाज भाई, देखिए एक एक कर अपनी बात रखें प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज एक एक कर अपनी बात रखें। आवाज ओवरलैप होगी ना, मुझे कुछ समझ में आएगा ना, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें कुछ समझ में आ पाएगा ना, आपकी बात क्लियर हो पाएगी। पांडे जी बोलिए और जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है कि डोर टू डोर जाना है। उसी क्रम में आदरणीय गृह मंत्री जी गए थे। इन्होंने, हमारे रोहित भाई ने कहा कि 20 और 80 और 20 का प्रक्रिया आपने बांट दिया है। हाँ, बांटा है। वो 80% वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश खुशहाली चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में विकास चाहते हैं, और 20% वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में IT सेक्टर लाना चाहते हैं। कौन IT सेक्टर? इनकम फ्रॉम टेरर, अपराध की इंडस्ट्री पैदा करना चाहते हैं, जो 1270 सरकार आपकी थी, उन 20% लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा? बेरोजगारी, जो टेरर के रिकॉर्ड ला रहे थे उनको जेल क्यों नहीं भेजा? सरकार तो आपकी थी ना महाराज। अरे 5 साल सरकार के मजे काटे हैं आपने, तो क्या कर रहे थे? 20% लोग टेरर की फंडिंग करा रहे थे और आप सो रहे थे। उन्होंने कहा, और हमारे मित्र अर्थवंशी जी ने कहा कि गृह मंत्री जी सबसे पहले कैराना गए। 1 नंबर की शुरुआत कहां से होती है? उत्तर प्रदेश से साहब।
और कैराना क्यों नहीं जाएंगे? उत्तर प्रदेश में कैराना ऐसी जगह थी जहां पे आपके दंगों के कारण, आपके भ्रष्टाचार के कारण, आपके अपराध के कारण वहां से लोगों ने पलायन किया था। तो जाके उनके पूछने की राज्य सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि क्या 5 वर्षों में पलायन दंगों की वजह से या भ्रष्टाचार की वजह से माहौल नहीं हमने किया दिया? था। सहारनपुर रेंज के डीआईजी का वक्तव्य चलिए ठीक है, ठीक है एक महिला अर्पण जी, ठीक है, ठीक है अर्पण जी सुनिए, हिंदू भाइयों के सर मेरी बात तो सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, और उसको ठीक है सर, ठीक है सर, मान लिया, मेरी बात तो सुनिए सर। देखिए उत्तर प्रदेश में कई अहम मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश में कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर हर एक राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए और वोटर्स को लुभाने के लिए लगा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो पांडे जी जवाबदेही आपकी बनती है। लेकिन बिल्कुल फिलहाल ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। रोहित जी आपके पास आता हूं। एक वाकया हुआ था और मुझे उम्मीद है कि आपको वो याद होगा 1989 में जब चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन उस वक्त मुलायम सिंह ने उन्हें कैसे पटकनी दी ये जाट समुदाय भूल नहीं पाएगा और शायद आप कभी भूल पाए। लेकिन आज भी अगर आप सपा के साथ हैं तो आखिर इसका नजरिया कैसे आप पलटेंगे? क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? सही बैटिंग कर रहे हैं। नहीं, मैं समझ सकता हूं, आपकी मजबूरी समझ सकता हूं सचिन जी, आप बैटिंग सही कर रहे हैं। आज भाजपा की तरफ से एक एडिशनल चेक आएगी, आप चिंता मत करिए। मैं आपको बता दूं, ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो ईमानदार मीडिया हैं आप लोग, है ना, थोड़ा सा मतलब समझ के जो आप पे आपके सही बात नहीं। एक मिनट पांडे जी ठीक है, उनको बोल दीजिए। देखिए बेवजह की बातें सुनिए, बेवजह की बातें ना मैं करूंगा और मैं आपको करने दूंगा। अगर आपका मन है तो आप बोलिए। हमें मालूम है कि हम क्या काम करते हैं, किस तरीके से इंडिपेंडेंट होकर हम खबर दिखाते हैं, हमें मालूम है। आपको जो बोलना है बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। रोहित जी, कोई भी व्यक्ति जो सही बोलेगा। पांडे जी एक मिनट रुकिए, पांडे जी एक मिनट रुकिए, उनको बोलने दीजिए भाई। पांडे जी मत टोकिए। पांडे जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है। पांडे जी मत करिए। ठीक है, बैटिंग कर लेंगे। अभी ब्रेक पे जाओगे ना तो देखना अच्छा आज चलेगा। 10 को पता चलेगा रुक जाओ भाई पांडे जी, बात करने दो सचिन जी से। को आपने वोट किया। अरे ठीक है पांडे जी, बेहतर रहेगा। ठीक है, बोलिए रोहित जी बोलिए। विश्वास नहीं है कि आप बैटिंग कर पाएंगे। ठीक है रोहित जी बोलिए। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, ये जो इतिहास में आप लोग जाके कुरूदने का काम करते हैं ना, ये सब छोड़ दीजिए। अब हम लोग नए दौर में आ चुके हैं, 2022 में आ चुके हैं, 2022 में आ चुके हैं। आप ये मानिए कि आप नहीं करते? नहीं, और मैं आपको करेक्ट कर दूं, जो आपने चौधरी चरण सिंह कहा वो चौधरी अजीत सिंह जी की बात माफ कीजिएगा। हाँ माफ कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, इतिहास में जाना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। चौधरी चरण सिंह जी के मुलायम सिंह जी भी जो है दत्तक पुत्र की तरह थे, और मुझे लगता है राजनीतिक पुत्र जो थे वो मुलायम सिंह जी भी थे, और चौधरी अजीत सिंह जी उनके सगे पुत्र थे। तो इसलिए इस तरीके की बातें करके और जाट समुदाय को भड़काने की कोशिश करना मुझे नहीं लगता कि कोई भी उचित है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल कुछ भी काम कर लिया होता ना, सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट करने के अलावा, इवेंट मैनेजमेंट करने के अलावा, तो आज इनको जनता के बीच जाने से डर नहीं लगता। आज इनको हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करनी पड़ती, आज इनको जातिगत समागम नहीं करने पड़ते, आज इनको जातियों के नाम लेके और वहां पे राजनीति नहीं करनी पड़ती। देखिए हमारा संविधान भी कहता है कि धर्म और जाति के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर स्थिति देखिए भारतीय जनता पार्टी खुलेआम जातिगत समागम कर रही है और चुनाव आयोग भी रजाई ओढ़ के सो रहा है। क्योंकि अभी अगर राष्ट्रीय लोकदल कुछ भी 2 शब्द बोल दे तो चुनाव आयोग अगले दिन एफआईआर दर्ज करवा देगा, आपत्ति दर्ज कर देगा। पर भारतीय जनता पार्टी अगर जाटों के नाम पे वहां पे पूरा समागम आयोजन कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग को ना दिखाई पड़ रहा है ना सुनाई पड़ रहा है। जबकि मैं कई बार आपके चैनलों के माध्यम से कह चुका हूं, चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले। देखिए ऐसा है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। हम लोग अगले दौर में आ चुके हैं, एक नए युग में आ चुके हैं। वर्ल्ड बात कर रहा है सैटेलाइट्स की और बात कर रहा है चंद्रमा पे जाने की, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी भी जातियों में उलझे हुए हैं।
अभी भी हम धर्म के नाम पे झगड़ा करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा हमें संवेदनशील होना चाहिए और विकास की बात करनी चाहिए। और कृष्ण मोहन पांडे जी को यह बताना चाहिए कि 5 साल में हमने ये काम किए इसलिए जनता हमको वोट दे। ये नहीं बताना चाहिए कि क्योंकि हिंदू खतरे में है इसलिए हमको वोट दे जनता, या मुसलमान खतरे में है इसलिए हमको वोट दे। ठीक है शहबाज जी, 80-20 की राजनीति, 80-20 की राजनीति ठीक है शहबाज जी, किसने कितना विकास किया, किसने कितना विकास किया ये तो आप भी जानते हैं। होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी होती है। किसने कितना विकास किया शहबाज जी, किसने कितना विकास किया ये आप भी जानते हैं। 32 साल से आप भी सत्ता से बाहर हैं। समाजवादी पार्टी ने कितना विकास कर दिया कि 17 में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, और भाजपा ने कितना काम कर लिया कि 22 में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। सर 32 साल से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में अंदर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो आपने देखे होंगे बारी बारी से ये सरकारें लूटती चली आ रही है प्रदेश को। आज प्रदेश रोहित भाई ने दावा किया है ना, रोहित भाई ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने विकास को लेकर काम किया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम किया, तो 17 में फिर बाहर क्यों गए? जवाब दीजिए आप भी। मैं बता रहा हूँ सर, अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट के आंकड़े होते हैं, नीति आयोग के आंकड़े होते हैं, नीति आयोग के आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे हम भुखमरी में उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है, गरीबी में उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बदहाल स्थिति में है। अगर आप महिलाओं के प्रति अपराध में इजाफा देखेंगे, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार और भी कई सारी जो रिपोर्ट्स आती हैं हमारे सरकारों की तरफ से, उसमें देखेंगे कि महिलाओं के प्रति 32% का इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से खोखला है। आज भी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति रोजगार के लिए ठोकरे खा रहा है। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति और पूरे देश का व्यक्ति, जो हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, उसको आज का युवा बड़ी शान से, धूमधाम से बेरोजगार दिवस मना रहा है। तो इनके वादे, विकास के वादे तो पूरी तरीके से खोखले हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से खोखले हैं। और इस चुनाव में जो जनता वोट करेगी वो रोजगार के नाम पे वोट करेगी, भ्रष्टाचार के नाम पे वोट करेगी, गरीबी के नाम पे वोट करेगी। विकास के वादे खोखले हैं, प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ, महिला की सुरक्षा को लेकर भी कोई काम नहीं हुआ। रिपोर्ट आती है उसमें उत्तर प्रदेश सर्वोच्च है जहां पर अपराध बढ़ता ही चला जा रहा है। जवाब दीजिए पांडे जी। झुठला नहीं सकते इस बात। ठीक है पांडे जी। पांडे जी अब नहीं आएंगे। देखो अब तो मोबाइल ने अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। तो मोबाइल ने भी साथ छोड़ दिया, कहा इतना झूठ हम नहीं झेल पाएंगे। जी बोलें। जी बोलिए। टेक्नोलॉजी ने साथ छोड़ दिया इनका, डिजिटल इंडिया में टेक्नोलॉजी ने साथ छोड़ दिया साहब। अब दोबारा नहीं पकड़ेगी, अब दोबारा नहीं पकड़ेगी। चलिए पांडे जी, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। रोहित जी को एक और मौका मिल गया आप पर तंज कसने का। गठबंधन की सरकार बनेगी, ठीक है, तब टेक्नोलॉजी में नौकरियां हम देंगे युवाओं को। ठीक, उम्मीद हम यही करते हैं रोहित जी, उम्मीद हम यही करते हैं कि देखिए एट लास्ट हमें प्रदेश के विकास को लेकर बात करना चाहिए, तमाम चीजों को लेकर बात करनी चाहिए, लेकिन बातें सिर्फ इतनी होती हैं कि चुनाव से पहले वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य कुछ भी होता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जैनेंद्र जी, प्रदेश की बात हो रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, कितना अहम योगदान आपकी तरफ से भी होगा कि जनता आपको चुने, जाट वोटर्स जो हैं वो आपको चुने? जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ज्यादातर कैंडिडेट उतारे जाएंगे वो रालोद के होंगे और सपा के होंगे, हमारा पूर्वांचल में होगा। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बता दूं कि हमारा भी पूरा समर्थन है, क्योंकि हमारा भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर आप मेरठ में जाएंगे 50,000 अर्कवंशी समुदाय रहता है, नोएडा में जाएंगे 17,000 के आसपास अर्कवंशी समुदाय रहता है, और भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह रहता है। लेकिन समस्या यहाँ पे जातिगत ध्रुवीकरण करने की जो भाजपा की है वो सफल नहीं होगी। उसका कारण है, अभी आपने गन्ने की बात नहीं की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना के सबसे बड़ा बेल्ट है, और चीनी उत्पादन में भी दुनिया में नंबर 1 केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वजह से ही है। और गन्ने का इन्होंने ये कह के सत्ता में आए थे कि हम 14 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। अभी पिछले ही सीजन में 33,000 करोड़ के सापेक्ष 26,000 करोड़ का केवल भुगतान हुआ है, 6,000 करोड़ बकाया है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो अगर 14 दिन से ऊपर हो जा रहे हैं
तो उसका जो ब्याज है वो नहीं दिया जा रहा है गन्ना किसानों को। और लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो कम से कम 12 से 13 हजार करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। दूसरा, जो कोरोना महामारी थी, मैं कैराना नहीं बोल रहा हूँ, कोरोना महामारी थी, जो कोरोना महामारी के समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबने देखा कितनी विकट समस्या थी। वहां पे इतने लोग ऑक्सीजन की कमी से, रेमडेसिविर की कमी से मारे गए। उनका क्या, उनको आपने आइडेंटिफाई करके सहायता अभी तक नहीं मिली है उनको, किसी को भी मृतकों के परिवार में से। कई परिवार ऐसे हैं जहां पर माता पिता की मृत्यु हो गई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, और बच्चे बिल्कुल अकेले रह गए हैं। और ये खुद सरकार मानती है कि इतने बच्चे अनाथ हो गए हैं और उनके सहायता के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी तक सोच रही है सरकार। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की सिटी है, वो केवल पिछली से पिछली सरकारों के टाइम से आईटी हब के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में जानी जाती है। लेकिन आप वहां से थोड़ी दूर पर कैराना जाएंगे या बाकी जगहों पर जाएंगे, इन्होंने क्या विकास किया है? कोई विकास का वहां पर कड़ नजर नहीं आता है दूर दूर तक। इसके बाद महिलाओं की स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान भाई हमारे सारे गए हुए थे आंदोलन में धरना देने के लिए। यहाँ पर महिलाएं ही थी जिनकी वजह से वो खेती बाड़ी हो रही थी आगे, घरों में माँ बहन बेटियां खेतों में काम कर रही थी। और उसी टाइम में ये रैली करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बताते हैं कि जाट और किसान अलग है। ये दंगा भड़काने की कोशिश करने को उस समय आए थे, लेकिन उसी समय जाटों और मुसलमानों को पता चल गया था कि हम सब किसान हैं, जाट मुसलमान या ब्राह्मण दलित। ठीक है, देखिए आपने एक अहम मुद्दा उठाया गन्ना भुगतान को लेकर। ठीक है, गन्ना भुगतान को लेकर सियासत पहले भी हुई है और अभी भी लगातार हो रही है। कभी आरोप ये लगते हैं कि सपा सरकार ने तमाम जो भुगतान है वो नहीं किया और वो भुगतान करते करते ये परेशान हो गए। पांडे जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी बिल्कुल जी, देखिए गन्ना भुगतान को लेकर भी सियासत गर्म है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि आपने वादा तो बहुत किए थे कि आप किसान की आय दोगुनी कर देंगे, जो गन्ना भुगतान है वो सही समय पर करेंगे और बढ़ा के करेंगे, लेकिन आज तक हुआ नहीं। मैं आपको बता दूं कि हमारे अपने मित्र को बता दूं कि सबसे पहले इन्होंने 29 सपा और बसपा की सरकारों ने 21 मिल बंद कर दिए थे और बेच दिए थे। आपने कितनी चालू की? जिन किसानों की बात की हमने 29 मिलों को चालू कराया, 29 मिलों को चालू करा के पिराई मिलों के नाम बता दीजिए कौन सी। और सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि भुगतान नहीं किया 1,41,41 बता दीजिए आप, 1,41 जो करोड़ का हमने पहले से चल रही थी भुगतान जो कराई है। ठीक है, अभी तक भारत में सर्वाधिक भुगतान कराने का जो श्रेय है वो भारतीय जनता पार्टी को है और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने कहा कि किसानों की इन्होंने कहा कि किसानों और जाट में बांटने का प्रयास करते हैं। साहब, किसान और जाट में बांटने का प्रयास हम नहीं करते हैं। इसी साल जाट जो बजट है बांटने का उसमें काम 3,000 करोड़ का प्रावधान मिलों के लिए किया गया था गन्ना किसानों के भुगतान। ठीक है जयेंद्र जी, जब आप बोल रहे थे, तो आप सिंगल बोल रहे थे, अब उनका जवाब सुन लीजिए। जातियों की बात करने के लिए आपका मंच लगता है साहब, तो ओम प्रकाश राजभर जी जातियों का मंच लगा लगाकर जगह जगह पर कहते हैं कि हम जाति की पार्टी है, वो खुलेआम मंच से कहते हैं। क्या झूठ बात है? पूरा देश जानता है इस बात को कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मैं एक जाति की पार्टी हूं। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं कहा है। वो भी बता दूं, जाति की राजनीति नहीं करते, सारी जातियां हमारे साथ हैं। गठबंधन करके उत्तर प्रदेश को विकास की बात करते हैं। आप जातियों में उत्तर प्रदेश को बांटकर एक जातीय आग में झोंकना चाहते हैं। ये आपकी और आपके गठबंधन पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश है जब एक जाति विशेष के लोगों का थाने पे कब्जा था। ठीक है रोहित भाई, ठीक है रोहित भाई, जाट समागम करेंगे ये दंगे जाति की राजनीति कर रहे हैं हम, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है पांडे जी, ठीक है, लोग सर्वाधिक जेलों में बंद। ठीक है सर, टाइम ओवर हो गया, टाइम ओवर हो गया सर, मेरी बात सुनिए, टाइम ओवर हो गया। आऊंगा मैं आऊंगा सर, वापस आऊंगा आपके पास। टाइम ओवर है सर, पांडे जी नहीं, ठीक है पांडे जी, ठीक है। रोहित जी देखिए, तमाम बड़ी बातें होती हैं, तमाम ये राजनीतिक दल ये वादे करती है कि हम अगर विपक्ष में तब भी हम काम कर रहे हैं, सरकार में तब भी हम काम कर रहे हैं। विपक्ष के तौर पर आपने कितना काम किया जमीनी स्तर पर, जरा आप एक बार ये भी तो बता दीजिए। तमाम बड़े आरोप लगा दिए आपने, क्या काम किया अब ये बता दीजिए।
मजलूम किसानों की आवाज उठाई। निरंतर हमने आलू किसान के मुद्दों के ऊपर हमने धरना दिया, विधानसभा घेरने का काम किया। जब कृषि कानून को लेके किसान जो है आंदोलित थे, तब इन्होंने साजिश करके किसानों को डराने का काम किया। जब राकेश टिकैत जी 26 जनवरी की घटना के बाद उनके आंसू निकलने लग गए, उनको इतना परेशान इन्होंने कर दिया, तब चौधरी अजीत सिंह जी साथ खड़े हुए। 28 जनवरी को चौधरी अजीत सिंह जी ने राकेश टिकैत जी को फोन करके कहा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये किसानों के अस्तित्व का सवाल है, बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं। और उनको हिम्मत बंधवाई, उनके साथ खड़े होने का राष्ट्रीय लोकदल ने काम किया। निरंतर माननीय जयंत चौधरी जी वहां पे सेवा करते रहे किसान आंदोलन के दौरान। वो हमेशा जाते थे और कभी भी मंच शेयर नहीं किया उन्होंने, क्योंकि किसान कहते थे किसानों का चेहरा आखिर जयंत चौधरी क्यों नहीं बन पाया, राकेश टिकैत ही क्यों बने? आपने भी तो पूर्व की सरकारों में अहम भूमिका निभाई है, आपने फिर उस टाइम क्यों नहीं किया किसानों के लिए? और किया तो क्या किया बताइए? सामाजिक व्यवस्था के अंदर अगर राकेश टिकैत जी किसानों की बात कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है। कम से कम वो किसानों के हक की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी कंधा से कंधा मिला के उनके साथ हमेशा खड़ी रही किसान आंदोलन के दौरान। ये आप उसका नतीजा देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने अहंकार को पीछे रख के कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। प्रधानमंत्री जी को ये मानना पड़ा कि ये उद्योगपतियों के हित में कृषि कानून आए थे और इसके लिए उन्होंने गलती के लिए माफी भी मांगी, पर वो माफी मांगते मांगते बहुत देर हो चुकी थी। 700 किसान भाई हमारे शहीद हो चुके थे और आज भी इनके अहंकार की स्थिति है कि उन 700 किसानों को इन्होंने शहीद का दर्जा नहीं दिया है, उनको कोई मुआवजा देने का उनके परिवारों को इन्होंने नहीं काम किया है। इन्होंने निरंतर किसानों का अपमान किया है। और उसके बाद लखीमपुर के अंदर जिस तरीके से टेनी जी के बेटे ने किसानों को कुचलने का काम किया, उसके बाद भी गृह राज्य मंत्री के पद पे टेनी बना हुआ है और उस अपराधी व्यक्ति को अभी तक इन्होंने हटाने का काम नहीं किया है। और टेनी जी के साथ मंच शेयर करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय योगी जी, और उस पे इनको शर्म नहीं आती है। आप देखिए किस तरीके से ये किसानों के खून बहा देने वाले व्यक्ति के साथ अगर ये मंच शेयर कर रहे हैं, अपने पार्टी में बनाए हुए हैं। यही काम इन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर के केस में किया था कि उन्नाव की रेप पीड़िता। अब आपने कहा खून बहाने की, सपा पर, मुलायम सिंह यादव पर भी तो खून बहाने का एक बड़ा आरोप लगा हुआ है। राम मंदिर का मुद्दा आपको याद होगा। अब तमाम बड़े आरोप, जब आपने कहा कि आप इतिहास को क्यों खंगाल रहे, तो फिर अगर ये तमाम बातें उठेंगी तो फिर आप क्या तर्क रखेंगे बताइए? अच्छा नहीं, मुझे ये बताइए कि अगर 5 साल का भारतीय इतिहास की बात आपने कही थी, तो अभी आपने कहा था कि इतिहास को आप मत लेकर आइए, फिर आप क्यों गए इतिहास में? अरे भाई सुनिए तो, अब सुनिए। देखिए जब हम पिछले 5 साल की बात करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, उनसे पूछते हैं क्या काम किया, तो सीधे धर्म की बात होने लगती है, सीधे राम मंदिर की बात होने लगती है, सीधे हिंदू मुसलमान की बात होने लगती है, सीधे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होने लगती है, शमशान कब्रिस्तान की बात होने लगती है। अरे ये कब बताओगे कि 5 साल में काम क्या किया है भैया महाराज? 5 साल में क्या खाली भ्रष्टाचार करते रहे या रजाई ओढ़ के घर में चद्दर ओढ़ के सोते रहे, समझते रहे कि धर्म की चाशनी चटाएंगे और आखिरी में जाके वोट मांग लेंगे? बिल्कुल देखिए, आप जो कह रहे हैं रोहित भाई, आप जो कह रहे हैं ना, अगर ये सच है तो जनता इन्हें बाहर का रास्ता जरूर दिखाएगी। ये आप भी जानते हैं, जैसे अखिलेश यादव को किया गया था, दिखा चुकी है। जो पार्टी, जो सरकार जनता के हित में काम नहीं करेगी वो बाहर जाएगी, जनता तय करेगी। लेकिन अब पांडे जी, आप ये अब आपकी बारी है, जवाब ये दीजिए कि देखिए बड़े आरोप ये भी लगते हैं कि जब आपसे विकास की बात होती है, रोजगार की बात होती है, महंगाई की बात होती है, तो आप सिर्फ धर्म की बातें खेलते हैं, आप पाकिस्तान हिंदुस्तान करते हैं। सचिन भाई, मैं आप ही की बात पे आ रहा था कि इन्होंने बार बार ये आरोप लगाते हैं कि धर्म की बात करने लगते हैं, राजनीति और जाति की बात करने लगते हैं। मैं विकास पे बात करना चाहता हूं, ये बार बार उधर लेके जाते हैं ये लोग। ये सपा, बसपा और अन्य लोग, कांग्रेसी लोग हैं, ये बार बार इस बात नहीं, हम आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे। चलो आप कौन सा विकास पूछ लीजिए, जवाब दे रहे हैं सर, जवाब दे रहे हैं। पांडे जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए। मैं भी बोल रहा हूँ, अब सुनिए, मैंने विकास की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए। पांडे जी विकास की बात कीजिए, आपने खुद कहा कि हम विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास की बात कीजिए जल्दी से। अब सुनिए रोहित भाई, बिल्कुल आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे। आप विकास की बात करिए, आप बताइए गड्ढा मुक्त रोडे कहां पे हुई, आप बताइए युवा आंदोलन क्यों कर रहा है? रोहित जी सुन तो लीजिए, रोहित जी सुन तो, अब सुनिए तो सही। अब जब विकास की बात करें तो आप टोक रहे हैं, अब विकास की बात करें तो आप टोक रहे हैं। सुनिए तो सही, सुनिए। वो आप कब दे रहे हैं? करिए विकास, सुनिए, हम आपके साथ हैं। अब बोलिए, सुनिए रोहित सचिन भाई, 5 वर्षों में इन्होंने क्या विकास किया और 5 वर्ष में हमने क्या किया, इसका आज तुलना होनी चाहिए आपके इस नेशनल डिबेट से। बताइए।
नौकरी में क्या दिया? सरकारी नौकरी के नाम पे ये इनका 16 लाख नौकरी, 2 करोड़ 10 लाख नए बेरोजगार जुड़ गए जनसंख्या में। रोजगार मैं बता देता हूँ, चलिए। जयेंद्र जी सुन तो लीजिए, फिर बात काट दीजिएगा। सुनिए ना, पांडे जी एक काम करते हैं, 5 साल में हमने क्या किया वो हम बताएंगे और अगले 5 साल में आपने क्या किया वो आप बताना। आप नाम लो, सरकारी नौकरी का हम बताएंगे हमने 5 साल में कितने दी थी, सरकारी नौकरी दी और आप बताना कि आप रोहित जी मेरी बात सुनिए। आप सरकार में सहयोगी रहे हैं, पूर्ण रूप से आपको बहुमत नहीं मिला, उनको मिला है, उनकी बात सुन लीजिए। आपको भी समय दूंगा मैं, अपनी बात रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर पक्षपात कर रहा हूं, जो मीडिया पर आप आरोप लगाते रहे। आपको मौका दूंगा, उनको मौका दे रहा हूं, क्योंकि आप भी मेरे लिए उतने सम्मानित है और वो भी मेरे लिए उतने सम्मानित है। पांडे जी अपनी बात 1 मिनट में कंप्लीट कीजिए, समय नहीं है मेरे पास। और प्लीज कोई मत टोकिएगा, प्लीज। जी आप ईमानदार मीडिया है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप हमें पूरा टाइम देते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में इनके सरकार ने मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 44 मेडिकल कॉलेज किए। बिजली के क्षेत्र में 24 घंटा बिजली हमने दी, इनके यहाँ 7 घंटा बिजली, वो भी कभी दिन में तो कभी रात में। उनका लोकसभा की बात करें, ज्ञान निकाल है कि 8,000, सुनने की क्षमता रखिए, 8,000 किलोमीटर सड़क बनवाई और भारतीय जनता पार्टी ने 45 मेडिकल कॉलेज। और इनके सरकार में 1 एक्सप्रेसवे है, मात्र हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में 5 एक्सप्रेसवे है। उन्हें गड्ढा मुक्त करने की है उत्तर प्रदेश की, इनके समय में एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे जो पुरानी सरकारों द्वारा काम चालू किया गया था उसी को आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ 32 एयरपोर्ट है, हवाई पट्टियां हैं। बताएं इन्होंने क्या विकास किया है इनके पास? इनका रिकॉर्ड है, आप 5 बता दीजिए। 1,80,000 सरकारी नौकरियां जो इनका डाटा है और 8,000 किलोमीटर सड़कें जो इनका डाटा है। 16,000 किलोमीटर और 5 एक्सप्रेसवे, 44 मेडिकल कॉलेज, 30 मेडिकल कॉलेज हमने नए बनवाए। 1 जिला 1 उत्पाद, 1 जिला 1 मेडिकल कॉलेज और 1 जिला 1 यूनिवर्सिटी बनाने का संकल्प हमारा है। बताएं 5 वर्षों में इन्होंने क्या किया है? हाँ किया है इन्होंने, 5 वर्षों में IT सेक्टर उत्पन्न किया है। इनकम फ्रॉम टेरर, कहीं से धन उगाही कहीं है, कहीं अपराध तो कहीं भ्रष्टाचार तो कहीं दंगे, सिर्फ यही इनके खेमे में रहा। चलिए ठीक है पांडे जी, 5 साल में आपने कितना काम किया, आपने एक सुर में बता दिया। जयेंद्र जी अब आप बताइए कि 5 साल में आपने क्या किया। ये मत गिनाएगा कि उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने बता दिया कि उन्होंने क्या किया। अब आप बताइए कि आपने क्या किया। इन्हीं के साथ मैं बताता हूँ, हम तो सत्ता में थे इनके साथ, मैं बताता हूँ बिल्कुल। 5 साल में 2 साल शुरू के 1.5 साल 18 महीने लगभग हम इनके साथ सत्ता में रहे। जी। हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनको जब उनका समर्थन किया गया था तो उनसे बोला गया था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे हम लोग, और बाद में उनके कहने पर राघवेंद्र समिति बनी थी और राघवेंद्र समिति मई में बनी, अक्टूबर में उसकी रिपोर्ट आ गई। ठीक है, और हम चाहते थे लोकसभा चुनाव से पहले उसको लागू किया जाए, लेकिन ये लोग लागू नहीं कर रहे थे। उसमें हम क्या कर सकते हैं? मत बोलिए। नहीं सुनिए, दूसरी चीज ये कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को 200 मीटर सड़क बनवाने के लिए 12 बार चिट्ठी लिखनी पड़ी, 3-4 बार मुख्यमंत्री को, 3-4 बार उप मुख्यमंत्री को, 3-4 बार DM को, लेकिन वो सड़क नहीं बननी थी तो नहीं ही बनी। ये इनका विकास का मॉडल है कि हम सड़क बनवाना चाहते थे और ये लिखित में है, वहां पे जो चिट्ठियां दी गई हैं लिखित में है। वहां पर ऐसा नहीं है मैं हवा में बोल रहा हूं इनकी तरह की नौकरी दी, जबकि डेटा बता रहा है 16 लाख बेरोजगार हो गए, जबकि डेटा बता रहा है 2 करोड़ 10 लाख लोग नए बेरोजगार ऐड हो गए। नहीं बताएंगे, इन्हीं के मंत्री हैं फग्गन सिंह, उन्होंने नहीं लोकसभा में उन्होंने बयान दिया कि यूपी में 2017 तक 45 मेडिकल कॉलेज थे, अब ये कहते हैं कि 18 ही मेडिकल कॉलेज थे, मतलब इन्होंने बंद कर दिए इसका मतलब मेडिकल कॉलेज। ये कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की बात, NCRB का महाराज डाटा उठा लीजिए जाके, आपको पता चल जाएगा कैसे साल दर साल महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ उत्पीड़न उनका बढ़ता जा रहा है, उनके प्रति होने वाले अपराधों की संख्या में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैं बता दूं, द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले पूरे देश के 40% उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। को करने पर FIR होता है, सुप्रीम कोर्ट को करने पर गिरफ्तारी होती है और वो आपके कहने से UAPA लगाया जाता है। चलिए ठीक है जयेंद्र जी, ठीक है पांडे जी, हो गया तो पता चलता है हो गया। 3% ठीक है मेरी बात सुनिए सर, हो गया ठीक है। शाहबाज जी, एक तरफ तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं, अपना पक्ष रखा जा रहा है, तो उनकी बातों को सुना जा रहा है।
कांग्रेस अभी भी कहां स्टैंड करती है, ये बड़ा सवाल है। आखिर आपने क्या किया, आपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या किया, आपका मैकेनिज्म क्या है, आपकी तैयारी क्या है कि जनता अब जाकर अंत में आप पर विश्वास कर ले? सचिन जी, आप इतने बड़े चैनल पर बैठकर ये बात कर रहे हैं तो मुझे अचंभा हो रहा है। अगर आप पिछले 5 साल सर, मैं पूछ रहा हूं आपसे, पूछ रहा हूं मैं आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आप इस चीज को एक्नॉलेज करेंगे। आप पिछले 5 साल में देखिए, मैं बात उन्नाव की बेटी से शुरू करूंगा, हाथरस में शुरू करूंगा, किसान आंदोलन से शुरू करूंगा, सीए एनआरसी के चाहे धरने हो, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और माननीय श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, या कासगंज में कस्टोडियल डेथ हो, पब्लिक के साथ जो जाम जन है, जनता के साथ कांधे से कांधा मिलाकर जनता के हम टीच रहे हैं 5 साल। जनता के जो मुद्दे हैं उनको अपनी जिम्मेदारी से निभाया है। और आज जब इलेक्शन की घड़ी नजदीक है तो जनता विकास के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर, भ्रष्टाचारी के नाम पर हमें वोट करने जा रही है। हमें वोट करेगी, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो बिल्कुल खोखले बात बता रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी अपना विकास मॉडल बता रही है, तो ये तो किसी से भी छुपा नहीं है कि जीडीपी धरातल में घुस गई है, देश की इकोनॉमी धरातल में घुस गई है। बांग्लादेश जैसे नौसिखिया देश से हम जीडीपी में पीछे चल रहे हैं। कोरोना काल में सरकार के क्या रवैये रहे थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आपने देखी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार इनको फटकार लगाई थी कि आपका क्या रवैया है कोरोना काल में, कोरोना पेशेंट्स को लेके, या कोरोना के टाइम पर जो प्रवासी मजदूर भागते चले जा रहे थे अपने घरों की तरफ, तो इनके जो मंत्री थे उनका मजाक उड़ा रहे थे। कौन सा मंत्री इनसे मिलने गया था? तो जनता वो दुख दर्द भूली नहीं है। किसानों के साथ जो इन्होंने एक तरीके से, मार्मिक तरीके से उन पर मार तोड़ करी है, वो जनता भूल नहीं रही है। तो ये कौन से वादों की, कौन से विकास की बात करना मेरी समझ में नहीं आ रहा। और बेरोजगारी के तो आप चैनल के माध्यम से देखते होंगे, 45 सालों के रिकॉर्ड टूट गए, 45 सालों के रिकॉर्ड। नौकरियां है नहीं, आईटी सेक्टर की बात करना है। जिंदगी भर इन्होंने विरोध किया एफडीआई, आज कौन से क्षेत्र में एफडीआई नहीं है? कौन से, हर चीज जो बीएसएनएल इन्होंने बेच दिया, रेलवे धीरे धीरे ये बेच रहे हैं, एयरपोर्ट धीरे धीरे ये बेच रहे हैं, पूंजीवाद इनकी नस नस में है। मनरेगा, महात्मा नवीनतम रोजगार गारंटी योजना, जिसे नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि कांग्रेस की विफलताओं का ये एक जीता जागता सबूत है। आज उस नरेगा के द्वारा न जाने कितने कोरोना काल में लोगों को सहायता मिली, और प्रधानमंत्री जी ने खुद ने बोला कि नरेगा के द्वारा लोगों का कहीं ना कहीं उत्थान हुआ है। तो ये तो एक बात बोलते कुछ और हैं और बात से पलट जाते हैं। अगर आप इनकी नीतियों को देखेंगे तो मैं कुछ लाइन में इनकी नीतियां खत्म कर देना चाहता हूं कि बीजेपी का एक ही काम, डालो फीता बदलो नाम। बस इनकी यही चला है, किसी की योजना थी उसे अपना बना के। चलिए ठीक है रोहित जी, पास ठीक है शहबाज जी, ठीक। रोहित जी, अब कांग्रेस ये कह रही है कि जो काम किया है वो हमने किया है। अगर अपोजिशन पार्टी में कोई रही पार्टी है तो वो कांग्रेस ने है, बाकी जनता जो वोट करेगी वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को करेगी। रोहित जी, नहीं ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता है तो उनको कहना भी चाहिए, और कांग्रेस की स्थिति हम सब जानते हैं। तो हमें तो अभी बात करनी चाहिए सरकार से। कांग्रेस भी विपक्ष में थी तो इसलिए मैं कांग्रेस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ठीक है। तो इस समय हमें जवाब लेना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि युवा बेरोजगार है और युवा आंदोलित है, किसान आंदोलित है। 16,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया इन्होंने। आज भी इन्होंने वादा किया था 14 दिन में भुगतान करने का। तो इनके जो अब मैनिफेस्टो है उस पर कैसे विश्वास करे जनता? इन्होंने अपने 2017 के मैनिफेस्टो को इन्होंने नहीं पूरा करने का काम किया, और 5 साल तक ये आराम से अपने घर पे बैठे रहे। चुनाव देख के इनको डोर टू डोर कैंपेन याद आता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता विश्वास क्यों करेगी? और जब इनसे आप मुद्दों की बात करने की बात करते हैं तब ये भटक जाते हैं धर्म के नाम पे राजनीति करने में, जाति के नाम पे राजनीति करने में। अब आप कृष्ण मोहन भाई, आप तुरंत आप विकास की बात नहीं करते रोहित भाई, क्योंकि आप लोग विकास की बात हम आपसे करते हैं। विकास हो गया, विकास पे आइए। हम आपको ऐसा सिचुएशन में नहीं लाना चाहते हैं जहाँ पे विकास के नाम पे हम जब आपसे पूछना शुरू करें तो आप बता ना पाए, तो इसलिए मैं आपको वैसी सिचुएशन में नहीं लाना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपने भाई हैं। आपके पास आप बताइए कोई 5 नए अस्पताल बता दीजिए जो आपने खोले हों। चलिए ठीक है, 1 मिनट रोहित भाई का दावा करते हैं। रोहित भाई ठीक है, अब 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है रोहित भाई, देखिए पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। देखिए हम अंतिम पड़ाव पर हैं रोहित भाई, अंतिम पड़ाव पर हैं हम लोग। सुनिए सही रोहित भाई, अंतिम पड़ाव पर है हम लोग। आपने कहा कि 5 अस्पतालों के नाम बता दीजिए। पांडे जी चलिए, मौका है आपके पास, आपने क्या विकास किया है, आपने कौन सा काम किया है? 5 अस्पतालों के नाम इंडिया न्यूज पर आप बताइए कि आपने बनवा दी। सबसे पहले तो 2 एम्स, पहले गोरखपुर और रायबरेली का एम्स इनको याद है कि नहीं याद है?
भैया कांग्रेस ने सुन लीजिए, अरे भैया पिछली सरकार में अखिलेश जी ने जमीन महामना दी थी, बीएचयू के सोनिया पास गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। सबसे बड़ा कैंसर मैं सेंटर खुद बना रायबरेली का रहने वाला हूँ महाराज, वो एम्स पहले ही खुल गया था। अपनी सरकार के अस्पताल बताओ, हमारी सरकार के अस्पताल बनाने को नहीं कहा है। बीजेपी का एक ही काम, काटो फीता बदलो ना। चालू तक आप नहीं कर पाए, कोरोना काल के अंदर तो दूसरों की योजनाएं अपना बता रहे हैं। गोरखपुर में एम्स खुला मानेंगे? अरे भैया एम्स में इलाज अभी नहीं चालू हुआ है महाराज, वहाँ पे खाली डिस्पेंसरी खोली गई है। बीएचयू में भी नहीं चालू हुआ, बीएचयू में कैंसर सेवा चल रही है केवल गोरखपुर वाले में, और वहां से बिल्डिंग भी अभी 83% कंप्लीट है। बड़ी परियोजना है। समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया था रायबरेली का। गाजीपुर में खुला कि नहीं खुला? जौनपुर में खुला कि नहीं खुला? साहब आप लोगों के आप बताइए ना कहाँ खुला है? चिल्लाने के लिए मैं तो बोल रहा हूँ कि हमने 30 नए मेडिकल कॉलेज 75 जिलों के नाम ले दो भैया। 30 नहीं है, कैंसर सरकार की साइट पे जाके देखिए, आपकी सरकार में 12 हैं, उनका भी नहीं है वहाँ पर। चलिए ठीक है, चलिए रोहित जी देखिए, ऐसे तो बातें हो चुकी। अब वो कह रहे हैं कि हमने ये अस्पताल खोला, आप कह रहे हैं कि आपने खोला ही नहीं है, वो पूर्वी सरकारों ने खोला है। ऐसे तो तमाम बातें चलती ही रहेंगी। लेकिन रोहित जी ठीक है, और इन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ किया नहीं, अपने घोषणा पत्र में किया नहीं बताना ठीक है। पांडे जी एक मिनट रुकिए, जैनेंद्र जी बोलिए। 3 साल में 90% अपने संकल्प। ठीक है पांडे जी आप एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, आपने काम किया, अब बात सुन लीजिए। जैनेंद्र जी 15 लाख मिल गए लग रहा है पांडे जी को। जैनेंद्र जी बोलिए। बताना चाहूंगा, अभी पिछले 10 दिनों के अंदर ही एक रिपोर्ट आई थी अखबार में, उसमें बताया गया था कि अस्पताल खुल गए हैं लेकिन गांव वालों को पता नहीं है। क्यों नहीं पता था? जब पूरी रिपोर्ट वो पढ़ी गई तो उसमें पता चला कि कहीं का बोर्ड कहीं पर टांग गए, मतलब ऐसे एक खंबे के ऊपर अस्पताल का बोर्ड टांग गए, और योगी जी ने यहाँ लखनऊ से बैठ के सबका उद्घाटन भी कर दिया और अस्पताल चालू हो गए। ऐसे एक नहीं, मैं 10 गिना सकता हूँ। मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है एक्चुअली में, नहीं तो मैं वो रिपोर्ट आपको दिखाता और अगली बार मैं आपको वो रिपोर्ट पहले ही भेज दूंगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल रिपोर्ट दिखाएगा जरूर, और अगली बार भी मैं आपको बुलाऊंगा, आप इससे चर्चा होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है। शाहबाज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जैनेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कृष्ण मोहन पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात विकास की होनी चाहिए, बात रोजगार की होनी चाहिए, बात किसानों की होनी चाहिए, लेकिन बड़ी बात है कि अब आने वाले वक्त में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और जाट मुसलमान और वहां की जनता कैसे वोट करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक।